नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। EPS 95 लगातार जिसके बारे में हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आप जानते हैं EPS 95 जिसके लिए लगातार ये लड़ाई चल रही है, लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी जो इस पूरे मुद्दे को शायद सही से नहीं समझ पाए कि आप पूरा मुद्दा है और किस तरीके से EPS 95 की लड़ाई चल रही है और क्या है EPS 95, कैसे वो बनती है, क्या फॉर्मूला सरकार ने लगाया है, क्या इसी फॉर्मूले के चलते सरकार ने क्या जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको धोखे में रखा, ये सारी बातें आज जानेंगे। हमेशा की तरह मनोज सर आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कई सारे सवाल जवाब होंगे। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि आखिर ये फॉर्मूला लगाया किस तरीके से कि आज इतने लोग फंसे हुए हैं। ये फॉर्मूला क्या पॉजिटिव वे में था शुरुआत में, या फिर इसको बना ही ऐसा गया था कि लोग जो है सरकार के शिकंजे में फंसेंगे? फॉर्मूले से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ मैं EPS 95 के बारे में बता दूं। EPS 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में योजना शुरू की गई। इससे पहले बहुत सारी और पेंशन की योजनाएं थी, फैमिली पेंशन की योजनाएं थी। उन सब योजनाओं में जो गैर सरकारी क्षेत्र थे या सरकारी क्षेत्र जो एकदम सरकार से रिलेटेड नहीं थे, उनका भी बहुत बड़ा सेक्टर था। इंडस्ट्रीज थी, जैसे रोडवेज था, बहुत सारे ऐसे महकमे थे जहां भी पेंशन की जरूरत थी और पेंशन का सपोर्ट देने की जरूरत थी, क्योंकि उनका भी बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा तो सबका आता है, सरकारी कर्मचारी का ही थोड़ी ना आता है। तो सरकार ने कहा कि अलग अलग जो स्कीमें चल रही हैं इन सबको हम बंद करते हैं या इन सबको मर्ज करते हैं, आपका पेंशन फंड मर्ज करते हैं और आपको एक ऐसी योजना देते हैं जिसमें आपको ऐसा लगे जैसे सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलती है, ऐसे ही आपको पेंशन मिलेगी। बहुत बढ़िया पेंशन मिलेगी, बहुत मेहनत की है हमने, और आपको ऐसी पेंशन मिलेगी कि आप ऐश करोगे, वारे न्यारे हो जाएंगे। और उसका फॉर्मूला सुझाया गया, फॉर्मूला दिया गया और वो पेंशन की योजना शुरू हुई। धीरे धीरे उसके झोल समझ में आने लगे। गरीबी रेखा समझते हैं, उससे भी नीचे पेंशन मिलती है, यानी कि गरीबी रेखा हमारे देश में 1000 उस फॉर्मूले से कैलकुलेट होके आती है। फॉर्मूले का बहुत बड़ा झोल है और असल में इस फॉर्मूले के अंदर ऐसे फैक्टर लगाए गए हैं कि कभी भी आप इसमें जिंदा रह ही नहीं सकते, यानी कि ऐसा झोल बनाया गया था ताकि सरकार की झोली भरी रहे। यस, सरकार की झोली भरी रहे और ऐसा फॉर्मूला बनाया गया है जिसमें आप कभी जीत नहीं सकते। आप सपोज करिए एक ऐसा लूप बना दिया जाए, आपको ऐसा लगेगा अब बढ़ जाएगी मेरी पेंशन, अब बढ़ जाएगी मेरी पेंशन, लेकिन फॉर्मूला आपको पेंशन नहीं देता। इसीलिए फिर मिनिमम पेंशन की बात होने लगी। फॉर्मूले से जो पेंशन निकल रही थी वो इस लायक नहीं थी, मानवता तो छोड़िए, इस लायक भी नहीं थी कि उसको कंसीडर भी किया जाए। इसलिए इन्होंने कहा भाई हम मिनिमम पेंशन दे देते हैं, फॉर्मूले को साइड रखो। तो मिनिमम पेंशन की कॉन्सेप्ट शुरू हुई। मिनिमम पेंशन यानी आपको कम से कम इतनी तो मिलेगी, फॉर्मूला आपका कुछ भी कैलकुलेट करता हो इतनी तो मिलेगी ही मिलेगी। वो मिनिमम पेंशन की बात की 1000 रुपया, 1000 रुपया 2014 में उसकी बात की 1000 रुपए की। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को मिनिमम पेंशन भी नहीं मिल पा रही है। क्या कारण रहे हैं उनके, वो तो सरकार ही बताएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर्विस जो उनकी है पूरी 58 वर्ष की नहीं हुई, इसलिए उनको मिनिमम पेंशन नहीं मिल रही है। करीब लाखों में है, 30 लाख से ज्यादा और 40 लाख के बीच में लोग हैं जिनको मिनिमम पेंशन भी नहीं मिल पा रही है, 1000 भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे लोग भी हैं। बड़ी बात यह है कि उनको क्यों नहीं मिल पा रही है। 1000 रुपया भी अगर आप देना नहीं चाहते, उसमें भी आप बहुत सारे नियम कायदे लगा रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। एक चीज और बताना चाहता हूं कि बहुत सारी कंपनियां बीच में बंद हो गई, जैसे PSUs हैं, सरकार ने बेच दिया, या बहुत सारी चीजें हुई, एम्प्लॉइज निकाले गए, कुछ फैक्ट्रियां बंद हुई, कुछ मिलें बंद हुई, तो उनके कर्मचारियों की तो कोई गलती नहीं थी। अब वो चीज बंद हो गई तो मैं कैसे अपना सर्विस पीरियड पूरा करूंगा? मेरी नौकरी के 2 साल रह गए, 3 साल कम रह गए, तो उनको भी बहुत सारे बेनिफिट से हटा दिया गया। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं दौलत भाई। ये जो फॉर्मूला है पेंशन का फॉर्मूला, लगाया कैसे गया? हाँ, पेंशन कैसे निकाली जाती है? पेंशनेबल सैलरी इंटू पेंशनेबल सर्विस अपॉन 70, यानी 70 से डिवाइड करते हैं। ये 70 से डिवाइड करने का मतलब 70, एक पेंशन निकालने के लिए हम 70 बराबर टुकड़ों में उसको बांट रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है, 70 क्यों भाई, 35 क्यों नहीं? क्योंकि मैक्सिमम कोई भी एम्प्लॉय 35 से ज्यादा उम्र, 35 साल से ज्यादा सर्विस कर नहीं पाता, 35 से 40 के बीच में है। वो 18-20 साल पे भी लग जाएगा तो 58 साल पे रिटायर होगा, तो कितने साल कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा 40 साल कर सकता है मैक्सिमम, लेकिन 58 साल पे 38 साल कर सकता है, 18 साल से लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप 70 से क्यों डिवाइड कर रहे हो, यानी आप जो भी आउटपुट है उसे आधा कर रहे हो। क्या 70 साल तक आप पेंशन दोगे? मेरी अगर आप 60 साल का तो मैं हो ही गया, 60 साल के बाद क्या आप 70 साल तक हमें पेंशन दोगे?
या हम आदमी को पेंशन लेने के लिए 70 साल, तो 70 से डिवाइड क्यों किया गया? एक पेंशन का हिस्सा निकाला गया तो उसको 70 से डिवाइड करने का मतलब है कि उसका आउटपुट आधा कर दो, तो अपने आप इतना कम हो जाता है वो कि वो 70 का ही जो डिवाइड है वो गड़बड़ है इनका। दूसरा, ये पेंशनेबल सैलरी को ये कह रहे हैं कि लास्ट 60 मंथ की सैलरी होनी चाहिए। 60 मंथ का मतलब हो गया 5 साल। आपकी 5 साल में 2-3 प्रमोशन हो गई तो पीछे वाला भी उसका एवरेज निकाला जाएगा। तो ये ऐसा तो उसमें तो नहीं होता है, सरकारी कर्मचारियों के साथ तो नहीं होता है। 12 महीने की निकाल लो लास्ट एवरेज, जो लास्ट सैलरी है उससे आप पेंशन निकालो, लेकिन ये 5 साल तक की निकालते हैं, पीछे तक की। बहुत सारे लोग नीचे ही अंतिम 5 सालों में ही उनको प्रमोशन मिलता है, तो उनकी पेंशन अच्छी बन सकती है, लेकिन फॉर्मूला इतना ब्रॉड कर दिया गया कि एवरेज निकाला गया 5 साल का। तो अगला प्रॉब्लम ये है फॉर्मूले का, घाटा एवरेज निकालने में। एवरेज में पेंशनेबल सैलरी सर्विस की बात करें तो पेंशनेबल सर्विस है वो कितने साल आप काम करेंगे, वो पेंशनेबल सर्विस है। तो अब इसमें भी इन्होंने दिया है कि भाई 10 साल काम करना चाहिए और रिटायर 58 पे मानेंगे। 60 पे मानते तो 58 पे कर दिया इन्होंने, तो 58 की एज पे रिटायर मानेंगे। तो इसका मतलब 2 साल भाभी इन्होंने उड़ा दिए पेंशनेबल सर्विस के। जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है उसे ग्रेजुअली कम कर रहे हैं। पेंशनेबल जो सर्विस पीरियड है ना, वो मल्टीप्लाई होता है पेंशन के अंदर, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, उसको तो ये कम कर रहे हैं। 58 साल कर दिया, 60 से 58, और जो डिवाइड कर रहे हो जिससे कम होता है पेंशन, उसको आपने 70 कर दिया। तो कहने का मतलब है, मोटी मोटी बात आप ये करना चाह रहे हो कि इनको बढ़त तो कम मिले और इनको घाटा ज्यादा हो। इसके बाद एक और फैक्टर लगा देते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है वो 15,000 की लिमिट है उसके अंदर। 15,000 की लिमिट का मतलब है कि आप कितनी भी सैलरी ड्रॉ करते हो, क्या करते हो, लेकिन आप 15,000 से ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन में मतलब सीलिंग लगी हुई है कि आप उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते। तो भाई जब पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन ही कम जाएगा तो पेंशन कम बनेगी। ये बात सही है कि बहुत कम पैसा कटता है पेंशन फंड में, लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन पे ही आपने लिमिट लगा दी कि ज्यादा तो डाल ही नहीं सकते ज्यादा। और ये पेंशन का पैसा कौन डालता है मालूम है? ये पेंशन फंड में जो पैसा डालता है वो एम्प्लॉयर डालता है। एम्प्लॉयर यानी आप जो आपको नौकरी पे रखता है उसकी जिम्मेवारी है। तो उसको भी इन्होंने सेफ हैंड दे दिया कि भाई ज्यादा नहीं डालना है, ज्यादा डालेंगे तो उस पर बर्डन पड़ेगा। ठीक है, और सरकार का भी 1.16 है, सरकार का हिस्सा इसमें शायद 1.16 है। तो सरकार क्या करती है, अपनी तरफ से भी कुछ देती है कि भाई हमने भी इतना तो एम्प्लॉय ने दिया, आपका हम दे रहे हैं 1% से 1.25% के करीब हमने दे दिया। वो 1.25% देना सरकार का हमारी जान की आफत है। सरकार ने कुछ दिया, कहते हैं कि थोड़ा सा दे दिया और फिर उस पर पूरा अधिकार जमा लिया कि हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पूरा फंड मैनेज करती है सरकार। फंड मैनेज करने में क्या है, ईपीएफओ को पूरा कंट्रोल करती है, क्योंकि अब उस हिस्सेदारी हो गई। मतलब अपने 1% के चक्कर में एम्प्लॉय का भी ले लिया और एम्प्लॉयर का भी ले लिया। हाँ, सब ले लिया। और मजे की बात देखो, अभी हायर पेंशन की बात हुई, उसमें भी ऐसे नियम बना दिए कि आप फंस जाओगे। तो पेंशन में आपका जो पेंशन का जो आपका फ्यूचर के लिए होता है ना, जो पॉलिसी बनाई है वो सरकार के फ्यूचर के लिए है, एम्प्लॉय के फ्यूचर के लिए नहीं है, एम्प्लॉय की वेलफेयर के लिए नहीं है कि भाई उसको बुढ़ापे में कुछ मिल जाएगा। देखो पीएफ पे तो पहले ही ऑलरेडी निगाह रहती है सरकारों की। अब सरकारें क्या सोच रही हैं, हायर पेंशन के बहाने पीएफ का जो पैसा मिलता है वो भी ले लें। कह रहे तुम्हें ज्यादा पेंशन दे देंगे और भी हम दूसरी तरह से तुम्हारी पेंशन ज्यादा बन जाएगी, तुम हमें पैसा जमा करो। यानी उसे पैसा कहां से आएगा, उसका जो पीएफ का पैसा होगा ना, वही पैसा दोबारा ईपीएफओ में जमा कर दो और हायर पेंशन ले लो। लोग कितने साल जीते हैं, पेंशन 60 साल पे रिटायर हुआ, 58 साल 60 साल पे रिटायर हुआ, 10 साल जिएगा, 20 साल जिएगा। फैमिली को भी पेंशन मिलेगी तो बड़े टर्म्स एंड कंडीशन है कि रिड्यूज हो जाएगी। जैसे उसकी पत्नी को मिलेगी तो रिड्यूज हो जाएगी, या उसके बच्चों को मिलेगी तो रिड्यूज हो जाएगी। बहुत सारे क्लोजेज हैं, जितनी उसको मिलती है उतनी तो मिलेगी नहीं। तो हर जगह इन्होंने क्लॉजेस लगा रखे हैं, बहुत सारे नियम लगा रखे हैं। और एक बड़ी खराब बात है कि इतना जबरदस्त गंदा एडमिनिस्ट्रेशन है ईपीएफओ का, जिसमें सुधार हो रहा है। मैं कहता हूं कि सरकार ने काफी सुधार किया है। एक आदमी को अपना ही पैसा लेने के लिए जब नहीं मिला, तड़प तड़प के उसने फांसी लगा ली। साउथ का एक स्टेट है, अभी शायद केरला है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, वहां पर वो ईपीएफओ के ऑफिस में ही अपने आप को उसने फांसी दे देता है कि भाई तुम मेरा पैसा मुझे ही नहीं दे रहे हो। अब अभी बहुत सारे सुधार हुए हैं, प्रशासनिक सुधार हुए हैं कि भाई किसी भी बैंक में अकाउंट होगा तो कैसे मिलेगी, उसी खाते वहीं से निकलेगा जहां आपका अकाउंट है पैसा। बहुत सारे और लोग जगह शिफ्ट कर लेते हैं, नौकरी कहीं करते हैं, रहते कहीं और हैं, तो अभी उसमें भी सुधार हो रहा है। लेकिन इन सब चीजों से मतलब नहीं है, असल बात तो है पैसा।
पैसा बहुत कम है और गरीबी रेखा से भी कम है। गरीबी रेखा में जितना सरकार ने, मतलब ये पैसा देके गरीबी रेखा भी शर्मा जाए। हाँ, तो हम कह रहे हैं, हमने बहुत सारी बातें कही इसमें, हमने 4-5 चीजें हमने मांग की। जब हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, हम सब लोगों ने, आप जैसे लोगों ने दिखाया भी, क्या मेन मुद्दे क्या रखे? हम उसमें मेन मुद्दे ये थे कि पेंशन का अन्यायपूर्ण फॉर्मूला हटाया जाए। ये फॉर्मूला अन्यायपूर्ण है क्योंकि इस फॉर्मूले की वजह से ही हमें मिनिमम पेंशन की डिमांड करनी पड़ रही है कि 8,500 दे दो मिनिमम पेंशन। 8,500 मिनिमम पेंशन का मतलब आप समझ रहे हो कि हम ये कह रहे हैं कि फॉर्मूले में तो हमें निकल नहीं रहा है, आप हमें खैरात दे दो। भाई आपने फॉर्मूला ऐसा बनाया कि हमें भीख मांगने पे विवश होना पड़ा। हम क्यों सरकार से मांगेंगे? हमें बताइए, हम सरकार से क्यों मांगेंगे? हम सरकार से मिनिमम पेंशन क्यों मांगेंगे? आज आपने 7,500 दे दी, लेकिन अगले 7,500 जब कहते हैं ना, जब इकोनॉमी बढ़ती है और महंगाई की दर बढ़ती है, डीए है नहीं इसके अंदर, तो आने वाले कुछ सालों के बाद, 10 सालों के बाद, 5 सालों के बाद ये 7,500 कुछ भी नहीं रहेगा। तो फिर से यही डिमांड उठेगी, दोबारा से फिर से लूप में आएंगे कि भाई तब डिमांड होगी 15,000 दे दो, 20,000 दे दो। उस परिस्थिति के अनुसार भविष्य में तो अभिमूल्यन होता है पैसे का, आपको पता ही है, चीजों का भी होता है। तो जो महंगाई बढ़ती है और इस हिसाब से पैसे की कीमत घटती है, तो अगले मतलब आज तो हमें 7,500 मिल भी जाएंगे, लेकिन हमारी समस्या का समाधान तो नहीं हुआ। समस्या का समाधान यह है कि फॉर्मूला करेक्ट किया जाए। अगर फॉर्मूला सही होगा तो आउटपुट सही निकलेगा, तो हमें सरकार से मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो कुछ फॉर्मूले में संशोधन के लिए आपने कुछ नीति बनाई हो, हाँ, या फिर हाँ, कुछ ऐसी चीज जो बुजुर्गों को फायदा पहुंचाएगा? हाँ, दो बातें तो है ही है। एक तो वो जो डिवाइड कर रहे हो उसको आधा करो, 35 करो, ठीक है, तो कम से कम पेंशन डबल होगी, ठीक है। और डिवाइड करने के साथ साथ आप जो औसत जो सैलरी ले रहे हो 60 महीने की, उसे 12 महीने करो, 12 महीने के ऊपर कैलकुलेट करो, तो कम से कम जो लास्ट उसकी सैलरी ऊंची होगी, उससे पेंशन भी उसकी ऊंची बनेगी। और हम क्या कह रहे हैं, मिनिमम पेंशन 7,500 की जाए। एक डिमांड और कह रहे हो कि अभी फौरी राहत दो, 7,500 दे दो मिनिमम पेंशन, ठीक है। और डीए भी दे जाए, डीएनएस अलाउंस दिया जाए, क्योंकि डीए का मतलब ये होता है, देखो सबको मिलता है डीए का मतलब ये होता है महंगाई भत्ता, ठीक है। अब महंगाई बढ़ती जा रही है तो उसको जो पेंशन हो वो भी तो बढ़नी चाहिए ना, तो वो तो फॉर्मूले से सेम ही निकलेगी। तो महंगाई भत्ता मिलेगा तो उससे ये फायदा रहेगा कि भाई जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी, सरकार उसके हिसाब से कुछ उसको कंपनसेट करे। तो डीए होना बहुत जरूरी है। डीए एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी पेंशन में ऐड ऑन होता है, और ये सरकारी कर्मचारियों को मिलता है डीए। मेडिकल भी दिया जाए, कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है। देखो CGHS होता है शायद सरकारी कर्मचारियों के लिए, इनके लिए कोई नहीं है। ये भी बेचारा है, इन्होंने भी काम किया, अच्छे डिपार्टमेंट में काम किया, रोडवेज में काम किया, कुछ लोगों ने DTC में काम किया है। इन लोगों ने भी सरकार का हाथ ही बटाया पूरा। हाँ, पूरा हाथ बटाया। तो और PSUs में काम किया, बहुत सारे ऐसे हैं जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां, वहां के भी लोग EPS 95 को होल्ड करते हैं। डिफेंस से रिलेटेड भी शायद मुझे लगता है कुछ ऐसे सेक्टर होंगे जहां पर सीधे ना हो, लेकिन वहां पे वो होल्ड करते हैं, तो वहां भी उन्होंने काम किया है। तो उन लोगों को क्यों नहीं दे रहे हो आप? तो उनको मेडिकल तो मिलना चाहिए भाई। मेडिकल अब वो भी आयुष्मान योजना आपने चला दी, वो तो सबके लिए, उनके लिए क्या, उनके लिए स्पेशल क्या? तो उनके लिए मेडिकल की फैसिलिटी, स्पेशली फॉर्मूले लगा के पैसे लिए गए, तो उनको स्पेशल भी मिलना चाहिए। हाँ, और कम से कम 50% पेंशन बननी चाहिए। 50% पेंशन का हम कह रहे हैं, हाँ, जैसे करंट सैलरी है ना, करंट सैलरी में मेरी बेसिक सैलरी जैसे 50,000 है, तो अब मैं 50,000 पे मेरी लाइफ स्टाइल है ना, 50,000 पे मैं रिटायर हो रहा हूँ, ठीक है। और बाकी मेरी और एड ऑन होगा, DAV होगा, 1 लाख तक सैलरी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी 1-1, 1.5 लाख सैलरी है। उनकी जब पेंशन बनती है तो 3,000, 2,000, 4,000, ये न्याय नहीं है। एक आदमी 1 लाख कमा रहा हो, सीधा 2,000, 3,000 पे चला जाए, तो ये अन्यायपूर्ण है। आप 50% कर दो कि भाई जब तेरी पेंशन बनेगी, किसी भी कोई भी फॉर्मूला ऐसा हो, कम से कम जो तेरी जो सैलरी है उस समय की सैलरी, उससे 50% तो बन जाए। आधा कम कर दो उसको। उसमें खर्चे लाइफस्टाइल के नहीं, इलाज के खर्चे हैं, परिवार के और अन्य खर्चे हैं, बुजुर्गों के खुद के। 60 साल से वही करते आ रहा है, 60 साल की उम्र तक वही खर्चे करता आ रहा है। अचानक तुम उसको 2,000, 3,000 पे फेंक दोगे, ये ठीक नहीं। उसके लिए मतलब ये ठीक नहीं है। आप ऐसा श्योर करो कि भाई उसकी 50% कम से कम पहली बार में पेंशन बने। फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए। ये हमारी मेजर डिमांड्स है। और इसके बाद अगर ये नहीं कर सकते हैं तो हम तो सीधा सीधा कह रहे हैं, भैया जो पेंशन फंड में हमारा पैसा जमा है ना, वापस करो ब्याज के साथ। जैसे PF में ब्याज लगता है ना, वो वापस कर दो। इतना पैसा आ जाएगा, मैं आपको कह रहा हूँ दौलत भाई, इतना पैसा आ जाएगा इनका, चाहे वो बहुत कम कंट्रीब्यूट हुआ है, वो पैसा इतना होगा कि ये पेंशन भी ले लेंगे और
अपनी जिंदगी आराम से बसर कर लेंगे, सिर्फ पैसा ही दे दे। 20-20, 25-25 लाख, 30 लाख रुपया बनेगा कम से कम, ज्यादा भी बनेगा बॉस, पर व्यक्ति। अब ये पक्का वो तो है नहीं कि अच्छा किसी ने कम कंट्रीब्यूट किया होगा तो बात अलग है, लेकिन जिसने अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मिल जाएगा। हाँ, अपने अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मिल जाएगा। तो मोटी बात ये है कि ये चीजें जब तक आपका सिस्टम नहीं बदलोगे, हम चिल्लाते रहे मिनिमम पेंशन तो सब सुनते हैं, अच्छा लगता है। देखो आप बहुत दर्द में होते हो तो कहते हो डॉक्टर से क्या कहते हो, डॉक्टर साहब एक इंजेक्शन दे दो दर्द मिट जाए। तो ये जो मिनिमम पेंशन है वो दर्द मिटाने का इंजेक्शन है कि अभी तो मर ही रहे हैं, इस दर्द से तो छुटकारा मिले। असल बात तो सिस्टम के सुधार की है। हम तो दर्द मिटाने की बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो दर्द बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके पता नहीं खुद के भी कुछ दर्द हैं। हाँ। जो कमेंट सेक्शन में हम देखते हैं, हमारे यहाँ भी होता है, आपके यहाँ भी होता है, और कहते हैं कि ये सब तो बकवास है, सब फेक है, सब ये सब चीजें है। तो उनके क्या दर्द है? देखिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ लोग ईपीएस के नेता बने हुए हैं बहुत सारे, उनको लगता है कि यार 10 साल से वो चला रहे थे आंदोलन को, लोगों को भ्रमित मैं नहीं कहूंगा, लोगों को अपनी तरह से वो अपनी नीति से चला रहे थे। हमें वो नीति ठीक नहीं लगती, हम कहते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा। आप एक बगल में मुंह में राम बगल में छुरी वाली नीति नहीं लगा सकते। आप सरकार के साथ हो या सरकार के खिलाफ हो, या तो आपको एक राह तो चुननी पड़ेगी। तो ये वो बीच में लटके हुए हैं। जब भी सरकार आश्वासन देती है, सरकार के निर्देशों पे आंदोलन चलाते हैं, सरकार के दिशा निर्देश पे सारे धरने प्रदर्शन करते हैं। तो भाई सरकार से पूछो, सरकार तुम धरना प्रदर्शन करवाई क्यों रहे हो? जब सरकार के निर्देश पे करना है तो लोगों को बैठा रहने दो घर में, और अब जब सरकार बोले तभी चले जाओ और सरकार से कहो, बात करो और दिलवा दो। इसमें धरना प्रदर्शन की जरूरत क्या है? जब सरकार के निर्देश पे धरना रख रहे हो, सरकार के निर्देश पे धरना हटा रहे हो, तो फिर लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? लोगों से पैसा क्यों कलेक्ट कर रहे हो? लोगों को क्यों भ्रम में रख रहे हो? आप सरकार के ही आप आदमी व्यक्ति हो, क्योंकि आप उनकी बात कर रहे हो, फिर तो मतलब दिखाने के लिए तो उनको कह रहे हो कि हम आपके खिलाफ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पल्लू से बंधे हुए हो। इतना जोर से वो बढ़ते हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? कुछ भी नहीं निकलता। और ये भी कहते हो कि यार हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो बुजुर्ग हैं। इन्होंने हीन भावना भर दी है पेंशनर के अंदर के। पेंशनर कुछ कर ही नहीं सकता, वो दरिद्र है, वो गरीब है, वो कमजोर है, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है। ऐसी हीन भावना भर दी है कि वो अगर कोशिश भी करेगा ना तो उसके मनोबल को उठाने के लिए बड़ा टाइम लगेगा। 60 साल के, आपको पता है अब्राहम लिंकन ने 52 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने थे। तो 60 साल की उम्र कोई ज्यादा नहीं है। बहुत सारे लोग फिट होंगे, वो लड़ सकते हैं। अगर 1 लाख लोग भी खड़े हो गए तो सरकारें हिल जाती हैं। ये तो करोड़ों में है, इनमें से 1 लाख लोग तो मात्र आवाज उठानी है और वोट की ताकत दिखानी है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप आंदोलन भी मत करो, लेकिन वोट की ताकत पहचानो, रायता फैला दो। रायता फैलाने का मतलब वोट करने तो जा ही सकते हो। जब वोट करने जाओ तो ऐसा वोट करो कि आपको ये पता लगे कि भाई किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हो। इतना ही कहूंगा मैं आपको। पेंशन का फॉर्मूला मैंने लगभग सारा बता दिया। कुछ त्रुटि रह गई हो क्योंकि बहुत सारे आंकड़े दिमाग में नहीं रहते हैं, तो मैं उसके लिए अगर आपके दर्शक कुछ सुधार करेंगे तो कर लूंगा। लेकिन मोटा लगभग यही बात है। मोटी बात यह है कि पेंशन का फॉर्मूला ठीक नहीं है। मिनिमम पेंशन एकदम जरूरी है, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है पेंशनर को। बाद में तो मिनिमम फॉर्मूला ठीक हो जाएगा तो मिनिमम पेंशन की भी जरूरत नहीं होगी, तो पेंशन ही ठीक निकलेगी। और पेंशन जो औसत बने वो 50% बने कम से कम जब हम रिटायर हों। ये सारी चीजें हैं। और नहीं कर सकते हो तो पैसा ब्याज के सहित वापस कर दो। बात खत्म, पैसा हजम। बिल्कुल, ये जितनी भी आज बात हमने करी कहीं ना कहीं आपके हक की है, और ये आपका हक कहीं ना कहीं दिलवाने की लगातार यहाँ पर कोशिश चल रही है। लेकिन कुछ लोग बीच में हैं जो बुजुर्गों के दर्द के साथ कहीं ना कहीं अपना एक तरीके से कहा जाए उल्लू सीधा करने में लगे हुए थे। लगातार उन चीज़ों, उन लोगों का उनका लगातार यहाँ पर चेहरा भी लगातार साफ हो रहा है। और बुजुर्ग खुद यहाँ पर कमेंट करें, जितने भी पेंशनर्स हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप हमारी इस पूरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं, और उनको जवाब दें जो लगातार ये कह रहे हैं कि लड़ाई झूठी है। लड़ाई झूठी नहीं है, आप इसको सच्ची करिए, और इस लड़ाई को कहीं ना कहीं अब अपने हाथों में लेना होगा और इस लड़ाई को पूरी तरीके से लड़ना होगा। सर, और कुछ आप लास्ट में कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कोई मसीहा आपको नहीं जिताएगा, आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, आप किसी नेता का इंतजार मत करो, किसी मसीहा का इंतजार मत करो, लड़ना शुरू कर दो। जैसा कि आपने प्रधानमंत्री को पत्र लिख के लड़ना शुरू किया, सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। ठीक, धन्यवाद।